साथ रोहित पुनेठा। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। और आजादी के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोगों से होती है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। हमारा जरिया खबरें हैं, तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करे। तो आइए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने भी सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। अमित शाह ने आज एनडीए नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए के सारे दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक के लिए नीतीश कुमार दोपहर 2:30 बजे और रामविलास पासवान भी दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे में बैठक में नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि अब चूंकि एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो पूरी तरह से फेवरेबल दिख रहे हैं, तो इसलिए अब कोशिश ये है ये जानने की कि आगे की रणनीति तैयार कर ली जाए। और सबसे बड़ी कोशिश ये होगी कि जो एकजुटता है वो दिखे और उसका मैसेज जो है वो सामने जाए, और इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। एनडीए की बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और जो सभी घटक दल हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की जानकारी रोहित अभी तक आई नहीं है जी। और पटना से निकलने से पहले आज बताया जा रहा है कि टेंटेटिव टाइमिंग 2:30 बजे तक यहां पर नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे। वहां से जब वो निकलने वाले थे उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। देखते हैं कि क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। सर, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इसमें संविधान बचाने की बात है, संविधान बचाने निकले हैं, वो वोट नहीं दिए, वोट देने नहीं गए। आप देख रहे थे कि मेरे ऊपर न जाने कितनी बार क्या क्या बोलते रहे, लेकिन हम तो इन बातों को नोटिस लेते नहीं। एक्सप्लेन तो खुद किसी को करना है। बात ये कि वोट नहीं दिए तो जो वोट नहीं दिया उसी को एक्सप्लेन करना है। वोट तो देना चाहिए। आगे तो आज डिनर डिप्लोमेसी है और इस डिनर में खुद प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं, अमित शाह शामिल हो रहे हैं। लेकिन मनीष जी, क्या यही सबसे पहले मुझे लग रहा है बीजेपी अब ये एश्योर कर लेना चाहती है कि चलिए आंकड़े तो फेवरेबल हैं अभी एग्जिट पोल में, लेकिन नतीजों से पहले ये जांच लिया जाए कि अपना पक्ष मजबूत है कि नहीं है। इसको भी मुझे लग रहा है कि एक एजेंडा चल रहा होगा उनके माइंड में। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं। इसमें दो चीज हैं। आप एक देखिए कि जो भी गठबंधन के इनके साथी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुंबे को एक दिखाने की कोशिश है, और उन साथियों को ये है कि अगर बीजेपी खुद के बूते आ गई तो उनका अस्तित्व और वजूद क्या होगा, उनके वजूद पर क्या उनकी जो आप ये समझिए कि उनके वर्तमान में क्या ताकत वैसी ही होगी जैसे वो अगर बीजेपी की सीटें कम आती और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता। तो ये सारी बातों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के कुनबे को एकजुट रखने की कवायद, और ये सदिच्छा रात्रि भोज है। आप देखिए, इस तरह के भोज में आदमी मिलता है, बहुत सारी बातें होंगी। और इसके साथ साथ मैं तो ये सोच रहा था कि बीजेपी की आंख अगर बीजेडी पे है, बात की जाए जगन पे है, केसीआर पे है, नहीं वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये इसका चर्चा का विषय तो होगा ही। चर्चा का विषय निश्चित होगा कि भाई आंकड़े अगर 19-20 हुए तो उनके साथ चुनाव पहले के गठबंधन के जो साथी हैं, क्या उनसे ये मशवरा किया जाए कि भाई अगर स्थिति इसके उलट हुई तो क्या हमें इन चेहरों को अपने नजदीक लाना होगा, क्योंकि बात एक ही आदमी करेगा, और एक ही आदमी करेगा तो उसके पहले ये जो रात्रि भोज है इसमें रायशुमारी होगी, उसमें एक दूसरे से बातचीत होगी, और मुझे ऐसा लगता है इससे नजदीकियां भी बढ़ती। वैसे शिवसेना देखा जाए, शिवसेना और अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को अगर काउंट किया जाए तो ये सबसे बड़े अलायंस पार्टनर्स है। बाकी बहुत छुटपुट पोजीशंस में हैं जो मुझे लगता है इतना ज्यादा, हाँ, और शिरोमणि अकाली दल भी, वो डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। बाकी जो दल हैं उनकी इक्की दुक्की सीट्स हैं, जैसे अपना दल हो गया, एआईएडीएमके का इस बारी बंटाधारी होने वाला है, ये इंडिकेट करते हैं।
एग्जिट पोल्स, तो कहीं ना कहीं इतने सारे बार्गेनिंग पोजीशन में है नहीं, एक्सेप्ट फॉर नीतीश कुमार। और उद्धव ठाकरे आएंगे क्या? उद्धव ठाकरे की कंफर्मेशन है वैसे मनीष भाई? आंचल, देखिए, उद्धव का आना मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। और मेरी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र से बात हो रही थी तो उन्होंने ये साफ कहा था कि हमारा ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। तो आगे भी जारी रखने के लिए अगर छोटा भाई बड़ी भूमिका में आ गया इस देश में, तो जाहिर सी बात है शिवसेना को भी अंदर से घबराहट और सुगबुगाहट जरूर होगी। संजय शर्मा इस वक्त हैं मनीष जी हमारे साथ, उनके पास इन्फॉर्मेशन है इस डिनर डिप्लोमेसी की जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर। संजय, हम आपके पास आ रहे हैं। लगभग सभी जो घटक दल हैं वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बारे में भी इस पर कोई सूचना है और क्या तैयारियां हैं? Rewind, they would demand to the Election Commission of India. शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत से मेरी बात हुई थी। संजय राउत अभी तक उनकी तरफ से कोई नाम कंफर्म नहीं है। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, उद्धव ठाकरे एनडीए की बैठक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन शिवसेना से जरूर कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर इस बैठक में शामिल होगा। जहां तक अकाली दल की बात है तो दोनों प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल दोनों इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रामदास आठवले इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जितने भी घटक दल है उन सभी दलों का कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर आएगा। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2:30 बजे की जो हमारी जानकारी है, 2:30 बजे पटना से रवाना हो सकते हैं। 2:30 बजे पटना से रवाना होकर के दिल्ली पहुंचेंगे इसी बैठक में भाग लेने के लिए। तो लगभग सभी जितने भी घटक दल है एनडीए। ठीक है संजय शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मनीष जी, मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट इस पर चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत में आपने कह दिया था कि उद्धव शायद नहीं आ रहे हैं, उनको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये कंफर्म हो गया है, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव जो जानकारी है आंचल, महाराष्ट्र में शिवसेना को नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। और नुकसान वो कितने बड़े पैमाने पे होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, नुकसान होना ये तय है। 18 सीटें इस समय शिवसेना की थी 2014 में, और इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति साफ नहीं है। और संजय राउत ही उनका दिल्ली में कारोबार देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है संजय राउत ही प्रतिनिधित्व करेंगे और उद्धव इस समय अपने आप को मातोश्री के आसपास ही रखेंगे, कलानगर। बिल्कुल, चलिए देखते हैं शाम को क्या होता है, कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है और क्या इस बैठक का आउटकम निकलकर सामने आता है। फिलहाल हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद विपक्ष ने ईवीएम पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आज 21 विपक्षी पार्टियां ईवीएम समेत तमाम चुनावी मुद्दों पर दिल्ली में बैठक करेंगी। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस मुहिम को झटका भी दे दिया। कुमारस्वामी ने आज की बैठक में आने से मना कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं इन सबसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने ईवीएम की तुलना बालाकोट एयर स्ट्राइक से कर डाली। तो बहुत सी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और चारों तस्वीरों के जरिए वो खबरें जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्षी दलों की आज बैठक है, लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी एकता कहीं ना कहीं जो है उसमें एक कहते हैं ना वो हेयरलाइन यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि कुमारस्वामी ने इस बैठक में आने से मना कर दिया है। मनीष जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है रोहित की ये समय बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है और बात ये भी आ रही है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ भी लोगों की मेलजोल शुरू है और शुरू होने के साथ साथ फोन पर भी बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको इंतजार है 23 का। आंचल, आप बड़े गौर से देख रही हैं। 23 का इंतजार इसलिए है कि बस कुछ घंटे बाकी है, मेरे ख्याल से 36 घंटे मोटा मोटी लगा लेने चाहिए, जब तस्वीर साफ हो जाएगी कि 17वीं लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल में एक की एंट्री होगी, एक एग्जिट होगा, ये तय है। लेकिन इसमें एक और चीज गौर करने वाली बात है रोहित आंचल, वो ये कि मोतीचूर के लड्डू सबके मन में अब भी फूट रहे हैं। मुंबई में तो ऑर्डर दे दिया गया है, तस्वीरें आनी शुरू हो गई है, मोदी मास्क के ऑर्डर दे दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रजत, कितनी छटपटाहट है, कितना डर है इस वक्त खेमे में? सारी की सारी विपक्षी पार्टी इकट्ठे हैं, लेकिन एचडी कुमारस्वामी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहले शेड्यूल था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि जो एक आप कह सकते हैं एक दबाव की राजनीति कर्नाटक और मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इनसिक्योरिटी के चलते मुझे लगता है कुमारस्वामी नहीं आ रहे। लेकिन हाँ,
उनकी दल की तरफ से ये सूचना दी गई है कि उनकी दल की तरफ से प्रतिनिधित्व करने 2 सीनियर लीडर्स इस 21 दलीय विपक्षी बैठक में यहां पर आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं इस समय मौजूद हूं और यहीं पर ये 21 दल की बैठक होगी। जो स्पीकर हॉल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, वहीं ये बैठक होगी। लगभग 1:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और 2:30 बजे तक इस बैठक को खत्म होना है। मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि अगर वीवीपैट की काउंटिंग होती है और पेपर ट्रेल के मैच होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैच नहीं होते तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन तुरंत क्या करेगा? क्या वहां का चुनाव खारिज किया जाएगा? क्या वहां रिकाउंटिंग कराई जाएगी? क्या वहां रीपोल कराया जाएगा? तो ये सबसे अहम मुद्दा है। साथ ही साथ जो विजुअल्स देश भर से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जहां ईवीएम को बदला जा रहा है, जहां ईवीएम से छेड़खानी किया जा रहा है, ये सारी चीजों को लेकर यहां पर ऑपोजिशन जो है वो लामबंद होगा। बड़ी चीज ये भी है कि जो पार्टीज प्री पोल अलायंस में नहीं थी, यूपीए में नहीं थी, उन दलों के भी लोग यहां पर 21 दलों के साथ आ सकते हैं। तो माना जा सकता है कि 23 तारीख से पहले एक ईवीएम है, वीवीपैट है। ठीक है रजत, बहुत क्विकली एसपी बीएसपी की तरफ से कोई ठीक है, मुझे जहां तक याद है जो पिछली बैठक हुई थी ईवीएम को लेकर वो भी यहां हुई थी, उसमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद थे और एसपी बीएसपी की तरफ से लोग आए थे। तो क्योंकि ये बैठक चंद्रबाबू नायडू ने बुलाई है, चंद्रबाबू नायडू मिलने भी गए थे अखिलेश और मायावती से लखनऊ से, तो हो सकता है अखिलेश और मायावती ना है, लेकिन मायावती की तरफ से सतीश मिश्रा और अखिलेश यादव की तरफ से कोई और वरिष्ठ नेता या सांसद एसपी और बीएसपी की तरफ से यहां मौजूद रह सकता है। ठीक है रजत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने बातचीत की है। आइए देखते हैं कि इस बातचीत में क्या आउटकम निकलकर सामने आया। एग्जिट पोल के नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार में मंत्री और बक्सर से एनडीए के उम्मीदवार अश्विनी चौबे साहब हैं। चौबे साहब, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कुछ नया करिश्मा होगा और ईश्वर की इच्छा है, मुझे विश्वास है कि जो एनडीए ने काम किया है, जो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में और दुनिया में जिस प्रकार से भारत का नाम रोशन हुआ और पूरे देश भर में मोदी जी की जो लहर है वो अंतर लहर और बाह्य लहर दोनों मिलकर के एक नया निशाने पर हम पहुंचेंगे। और जो मैंने पहले कहा है कि अब की बार 400 पार, ये 400 पार जाकर के रहेगा, मेरा विश्वास है। अच्छा, 21 विपक्षी दल जो है आज इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखो, ये सभी हारे हुए, क्या कहते हैं उसको, जब हार जाता है ना, हार नहीं, वो पहले ही हार खा चुके थे, ये दिखावा दे रहे हैं अपने वोटरों को, अपने कुछ लोगों को ये मानसिकता बना रहे हैं कि अब वो बोलेंगे कुछ, कभी ईवीएम में कभी गड़बड़ी है तो कभी इसमें गड़बड़ी है। इनका अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब मिल करके, प्रधानमंत्री किसी को, कोई मायावती को, कोई इसको, अरे तुम्हें वोट कहाँ है जो प्रधानमंत्री बनाएगा? चंद्रबाबू नायडू लगातार विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ये सभी हाशिए पर जा रहे हैं, इनकी पूरी तरह से इनके पैर के नीचे का वो हट गया है, इनका जमीन हट गया है। और ये देख क्या रहे हैं, आगे देखो ना तुम्हारा कैसे सरकार अगले बार कैसे बचेगी, ये देख। एग्जिट पोल के नतीजे बहुत ही सकारात्मक है और जिसकी उम्मीद थी एग्जिट पोल में वो नजर आ रही है। क्या जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर, आज जो है 21 विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं। क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे तो ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था। पहले मीडिया पर आरोप, उसके बाद एग्जिट पोल पर आरोप, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर। तो जिसके फेवर में आंकड़े हैं वो मान रहा है और जिसके फेवर में नहीं है वो ईवीएम कर रहा है। एक और बात है, इस पर मैं आऊंगा मनीष, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, ब्रेक के बाद लौटना फौरन वापस। सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम की सुरक्षा सख्त करने की मांग की है मिलिंद देवड़ा ने। खुद भी वो कैंडिडेट हैं मिलिंद देवड़ा, और अब उन्होंने मांग की है कि ईवीएम की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। यानी कि अभी भी जो विपक्ष है उसको इस बात का डर है, जो लगातार हम बात भी कर रहे थे ईवीएम को लेकर। रोहित, ये जो सोशल मीडिया नाम की एक जो सीक्रेट आर्मी है उसमें जो भ्रामक
अलग अलग वीडियो आते हैं। आज तो मैं एक वीडियो देख रहा था अमेरिका का, जहां पर अमेरिका में भी इस बात का जिक्र हो रहा है। पता नहीं वो अमेरिका का ब्रॉडकास्ट स्टेशन था या नहीं, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया पे जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, जिन्हें मैं सीक्रेट आर्मी कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जहां भी ईवीएम रखी हैं वो इतनी कड़ी सुरक्षा में है जैसे कि आप समझिए आरबीआई का लॉकर। बिल्कुल। अब हम देख भी रहे हैं कि जैसे अब एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से लगातार ईवीएम शुरू हो गया। जिस दिन बल्कि एग्जिट पोल आ रहा था उस दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके ईवीएम पर निशाना साध दिया। कुछ कहती है आप एकदम आज शांत हैं और मुस्कुराते हुए आप। मुझे यही लगता है कि हारे तो एक तरह से पूरा का पूरा ठीक रहा, ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी है, और जैसे वो छोटे बच्चों का बचपना होता है, ये कुछ उसी तरह का मामला लेकिन मतदाता की आईडी है ये। लॉन्ग टर्म इसके बहुत नुकसान है, बिकॉज व्हेन यू रेज द क्वेश्चंस ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड व्यवस्था तो दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। चलिए फिर लोकतंत्र जिंदाबाद में आज जितना ही। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, इस पर चर्चा की।